नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम पेट स्पेशल से संबंधित कुछ विभिन्न मुद्दों पर बात करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि जो 4 से 5 दिन का समय बचा हुआ है, इसे किस प्रकार हम सदुपयोग करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंक आपको प्राप्त हो सके। अब कुछ बच्चे तैयारी तो अच्छे से किए होंगे और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो मना रहे थे कि किसी तरीके से डेट टल जाए, परंतु आयोग ने क्या किया, उनको अचंभित कर दिया। कुछ लोगों को तो बहुत अच्छी उम्मीद थी कि सीजीएल का उस दिन पेपर है और पेपर होने की वजह से डेट जरूर टलेगी, परंतु आयोग ने सीधा कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा। जो डेट डिसाइड की गई है 24 तारीख को, उसी डेट को परीक्षा होगी। अब बेचारे जितने लोग उम्मीद बना के बैठे थे कि डेट टलेगी, उनके सारे उम्मीदों पर पानी फिर गया। अब बेचारे इतने परेशान हैं कि 4-5 दिन का समय बचा हुआ है, दिन रात यूट्यूब खोल रहे हैं और यूट्यूब खोल करके ये देख रहे हैं कि कुछ मिल जाता कि इन 4-5 दिनों में परीक्षा कैसे पास कर लिया जाता। क्योंकि गांव वाले भी, घर वाले भी लगातार ये कह रहे हैं, बेटा कब परीक्षा निकालोगे, प्रेशर बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई किए नहीं। इन सारी समस्याओं को देखते हुए मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा और इन 4 से 5 दिनों में परीक्षा को पास कैसे किया जाए उसको मैं आपको बताऊंगा। वे कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको पढ़ करके परीक्षा आसानी से पास की जा सकती थी, उनको स्पेशली पूरे अंक तो नहीं पाएंगे, परंतु कुछ अंक आप 60 से 65% अंक आसानी से अर्जित कर सकते हैं इन 4-5 दिनों में। अब कुछ लोगों को ये भी लगता होगा कि इतने दिन हमने पढ़ाई किया, ये 4-5 दिन के अंदर ही आकर के बता रहे हैं कि 4-5 दिन में ही परीक्षा पास कर लेंगे। बिल्कुल हो सकता है, वो आपके ऊपर है, क्योंकि पेट का सिलेबस इतना बड़ा भी नहीं है जितना बड़ा आपको दिख रहा है। उसने कुछ टॉपिक्स को आपके क्लियर कर रखा है पहले से। स्पेशली कुछ लोग उसको टॉपिक को ही नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु वे स्पेशली टॉपिक को, जैसे आपके इतिहास में टॉपिक को अलग बांटा हुआ है, जियोग्राफी में टॉपिक को अलग बांटा हुआ है, पॉलिटी में भी अलग टॉपिक को बांट दिया गया है, कुछ स्पेशल अधिनियमों को दिया गया है। इसको देखते हुए आइए हम लोग देखते हैं कि क्या ऐसा जो हमको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलवा सकता है। उसमें एक आपका विषय है इतिहास। इतिहास जो आपका कितने नंबर का आने वाला है, टोटल 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें 10 क्वेश्चन आने वाले हैं और 10 क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ अर्जित किए जा सकते हैं। कैसे अर्जित होगा तो आप जानते रहिए, इतिहास को जो है 3 भागों में डिवाइड करके आयोग ने अपना सिलेबस डिसाइड किया हुआ। आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। तो आप जानते रहिए, इतिहास को भी वैसे 3 भागों में बांटा गया है, प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और आपके ऐतिहासिक। अब इसने क्या किया है कि कुछ टॉपिक को छोटा छोटा करके बांट दिया है सिलेबस में। कुछ बच्चे इसमें भी कंफ्यूज है कि सारा टॉपिक हमको पढ़ना है, लेकिन आयोग ने ऐसा किया नहीं। आयोग ने पूरे के पूरे प्रागैतिहासिक काल को ही सिलेबस से हटा दिया है। अब प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या हटाया ये भी जान लीजिए कि प्रागैतिहासिक काल को आप जानते रहिए 3 भागों में बांट करके देखा जाता है। कौन कौन से भाग में तो आप जानते रहिए, पूरा पाषाण काल,
मध्य पाषाण काल, पाषाण का मतलब आप जानते रहिए पत्थर होता है, और नवपाषाण काल, नवपाषाण काल। इसके अगर काल को निर्धारित किया जाए तो पूरा पाषाण काल अज्ञात से लेकर के 8000 BC तक है, और मध्य पाषाण काल की बात करें तो 8000 BC से 4000 BC तक बांटा गया है। BC यानी ईसा पूर्व, और नवपाषाण काल को 4000 BC से आपका 2500 BC तक बांटा गया। अब आयोग ने किया क्या, इस पूरे प्रागैतिहासिक काल को ही हटा दिया, यानी ना आपको पूरा पाषाण काल पढ़ना है, ना तो मध्य पाषाण काल पढ़ना है, ना तो नवपाषाण काल पढ़ना है। आयोग ने किया क्या, हमको दे दिया आद्य ऐतिहासिक काल को पढ़ने के लिए। इसमें आद्य ऐतिहासिक काल में भी 2 पार्टों में इसको बांट करके देखा जाता है। कौन कौन से? तो एक आपका होता है हड़प्पा काल, और दूसरा आपका क्या है, वैदिक युग या वैदिक काल, वैदिक युग। हड़प्पा काल को कितने काल में बांटा गया है तो जानते रहिए, इसको आपको 2500 से 1500 BC तक, और वैदिक युग को भी 1500 BC से लेकर के 600 BC तक। अब हमको पढ़ना क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल से केवल हमको 2 टॉपिक यहाँ से पढ़ने हैं, हड़प्पा काल को और वैदिक युग को पढ़ना है। ऐसे ही आपको ऐतिहासिक वाले युग में भी इसने कई पार्टों में बांटा हुआ है, ऐतिहासिक को भी, जिसमें आपको वैसे तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक होता है, परंतु आयोग ने इसे शॉर्ट कर दिया है। ऐतिहासिक काल को भी 3 भागों में हम बांट करके देखते हैं। वे देखते कौन कौन से भाग होते हैं। इसे प्राचीन इतिहास या प्राचीन काल कहा जाता है, इसे कहते हैं मध्यकालीन इतिहास, और आपका एक होता है आधुनिक भारत या आधुनिक इतिहास। अब इसने आयोग ने किया क्या है कि इस प्राचीन काल के यानी प्राचीन इतिहास में भी कुछ टॉपिक को स्पेशली डिनोट कर दिया है, उन्हीं को हमको क्या है पढ़ना है। जैसे प्राचीन काल में हमको स्पेशली दिया है मौर्य वंश को, सिर्फ और सिर्फ किस वंश को पढ़ना है, मौर्य वंश को, और मौर्य वंश में स्पेशली दिया गया है केवल और केवल किसको, अशोक को। और इसी में आपका एक वंश और दिया है गुप्त वंश, गुप्त वंश को केवल पढ़ना है, और गुप्त वंश में स्पेशली आप जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया गया और समुद्रगुप्त को दिया गया है, यानी 3 आपके स्पेशली गुप्त वंश से आते हैं, और आपका आगे इसमें दिया गया है केवल और केवल किसके काल को, हर्षवर्धन के काल को दिया गया है। इससे ज्यादा आपके टॉपिक जो है नहीं बांटे गए हैं, केवल आपको प्राचीन इतिहास में 3 स्पेशली लोगों को पढ़ना है। उसके बाद आपके राजपूत काल को हम लोग पढ़ेंगे। मध्यकालीन में आप जानते हैं मध्यकालीन को 712 से स्टार्ट होता है, 712 से लेकर के हमको कहाँ तक पढ़ना है, 1707 ईस्वी तक पूरा बांटा गया है, जिसमें आपको कुछ स्पेशली लोग भी मिलेंगे। और आधुनिक काल में आपका स्पेशली 5 नंबर का यानी 5 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आधुनिक से लिया गया है। आधुनिक में आपके गांधी युग को स्पेशली मेंशन किया गया है, सुभाष चंद्र बोस को स्पेशली मेंशन किया गया है, आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये कुछ स्पेशली टॉपिक को आपके मेंशन कर दिया गया है। इन्हीं से आपके क्या है 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पूरा आपका इतिहास नहीं समाहित किया गया इसमें, इतिहास के कुछ टॉपिकों को बांट बांट करके आयोग ने डिसाइड किया हुआ। तो अब आइए हम लोग देखते हैं कि
इन 10 क्वेश्चन को हम सही कैसे मायने में कर सकते हैं, उसको देखते हुए हम ऐतिहासिक काल के एक टॉपिक को लेते हैं। वो टॉपिक हमारा क्या है? हड़प्पा काल। और हड़प्पा काल को देखेंगे और समझेंगे कि इनसे कौन कौन से क्वेश्चन आपके पेट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए देखते हैं। गर्मी भाई बहुत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा काल को, और हड़प्पा काल के बारे में देखते हैं कि हमारे यहाँ से कितने प्रश्न बन सकते हैं। आपको मैंने बताया कि हड़प्पा काल के कितना कहाँ से कहाँ तक बांटा गया है, तो 2500 BC से लेकर के 1500 BC तक इसे बांटा गया है। अब देखते हैं कि हड़प्पा काल का इतिहास क्या रहा है, और ये हड़प्पा काल के ऐतिहासिक से कुछ प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। तो हड़प्पा काल के इतिहास के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं और यह जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस काल को हड़प्पा काल ही क्यों कहा गया। तो याद रखिएगा, एक व्यक्ति थे चार्ल्स मेनन। क्या नाम था उनका? चार्ल्स मेनन। चार्ल्स मेनन ने सन 1826 ईस्वी में बताया कि कोई एक हड़प्पा सभ्यता है, यानी प्राचीन सभ्यता की सबसे पहले आपकी अनुमान किसने लगाया था? तो चार्ल्स मेनन ने लगाया था। अगर आपसे पूछा जाए कि खुदाई किसने कराई, तो आपके दयाराम साहनी आते हैं, परंतु अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हड़प्पा काल का सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, तो वे कौन थे? चार्ल्स मेनन थे। आइए समझते हैं कि चार्ल्स मेनन ने 1826 ईस्वी में जब इसको बताया कि कोई प्राचीन सभ्यता है जिसका नाम क्या है? हड़प्पा है। अब उसको लेकर के बात उठने लगी कि आखिर इसका पता कैसे चलेगा, यानी है भी कि नहीं है। इस बात को देखने के लिए एक विभाग की स्थापना किया गया जिसे कहा जाता है भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग। भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या किया गया? स्थापना किया गया। ये भारतीय पुरातत्व विभाग के बारे में जानते रहिए। इसके जन्मदाता जो माने जाते हैं, जन्मदाता आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। जन्मदाता इसके माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। और माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारतीय पुरातत्व विभाग किसके समय में बना था, तो आप जानते रहिए उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड कर्जन। वही लॉर्ड कर्जन जिसने बंगाल विभाजन को कराया था। इसके पहले महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक आपसे अगर पूछा जाए तो पहले महानिदेशक जॉन मार्शल थे। इनका नाम क्या था? जॉन मार्शल। और इन्हीं जॉन मार्शल के कार्यकाल में दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, कब? ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1921 ईस्वी में हड़प्पा नामक सभ्यता की क्या किया? खुदाई कराना शुरू कर। और 1921 ईस्वी में पहली बार पता चला कि कोई सभ्यता है वास्तव में, जिसका अनुमान किसने लगाया था? चार्ल्स मेनन ने। उसकी पुष्टि कब हो गई? 1921 में। और किया किसने? तो आप उस व्यक्ति का नाम जानते रहिए, दयाराम साहनी। ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? खोज बोले अगर दयाराम साहनी स्पेशली नाम दे देता है तो आप 1921 को मानिएगा कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा नगर की खुदाई कराई थी। तो ये कुछ आपके हड़प्पा काल से जो
ऐतिहासिक रूप से पूछे जाएंगे क्वेश्चन, वे आपके कुछ इस प्रकार हैं। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे ऐसे देखते हैं, कुछ और तथ्यों की बात करते हैं कि आखिर हड़प्पा काल को हड़प्पा ही नाम दिया जाता है या कुछ और कहा जाता है। तो आइए इसके नामकरण के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका आखिर नामकरण कैसे पड़ा। हड़प्पा काल का नामकरण के बारे में जानिए। इसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे आप एक तो जानते हैं हड़प्पा सभ्यता, दूसरा सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। ऐसे ही आपका सिंधु सरस्वती कहा जाता है, सिंधु सरस्वती सभ्यता। ऐसे ही इसे क्या कहा जाता है, आप जानते रहिए, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। या इसे कहा जाता है नगरीय, प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, प्रथम नगरीय सभ्यता। आइए देखते हैं कि इसे स्पेशली इन नामों से क्यों डिनोट किया गया। तो आप जानते रहिए हड़प्पा सभ्यता को इसलिए कहा गया था हड़प्पा सभ्यता क्योंकि सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल की ही खोज हुई थी, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब बात ये आती है कि सिंधु सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं। तो आप जानते रहे हड़प्पा सभ्यता जो है आपका, ये सिंधु नदी के आसपास इलाके में रहे, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सिंधु सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अब बात आई कि सिंधु सरस्वती सभ्यता कहते हैं या इसी को सरस्वती सभ्यता स्पेशली बोला जाता है। आप जानते रहिए कि हड़प्पा सभ्यता के ज्यादा से ज्यादा स्थल सरस्वती नदी के किनारे ही प्राप्त हुए हैं, इसीलिए इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सरस्वती नदी पहले आप जानते रहिए कि गंगा और आपके इधर सिंधु के बीच में पहले एक नदी बहा करती थी, सरस्वती नदी। उस काल के दौरान जब ब्रह्मपुत्र नदी आपका पश्चिम साइड में बहा करता था। बाद में ये क्या हुआ कि जब ब्रह्मपुत्र नदी आपका पूर्वी एरिया में बहना शुरू हो गया, अरावली पर्वत के बनने के पश्चात, उस स्थिति में सरस्वती नदी क्या हो गई, विलुप्त हो गई। अब बात ये आती है कि कांस्य युगीन सभ्यता इसको क्यों बोलते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता वाले तांबा प्लस टिन, इसको तांबा प्लस टिन आपके केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। ये पूछा जाता है कि कांस्य किन दो धातुओं को मिला करके बनता है। तो कांस्य जो है तांबा तथा टिन को मिला करके बनता है। तो कांस्य युगीन सभ्यता इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर तांबे प्लस टिन को मिश्रित करके एक कांसा तैयार किया जाता था और उसका व्यापार होता था, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। ऐसे ही इसे क्या कहा जाता है, एक नाम स्पेशली और कहा गया है कि प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता कहने का क्या मतलब होता है, तो आप जानते रहिए नगरीय होने का मतलब नगर, जैसे आज के आपके क्या हैं, शहर होते, शहर और गांव। ऐसे ही पहले नगर भी हुआ करते थे। पूरे विश्व में पहली ऐसी सभ्यता जिसने नगर का निर्माण किया, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता। नगर उस समय दो भागों में बटे हुआ करते थे, एक पश्चिमी टीले में और एक आपका बटा होता था पूर्वी टीले। पूर्वी टीला और पश्चिमी टीला, पश्चिमी टीला या पश्चिमी दुर्ग कहते हैं। पश्चिमी दुर्ग में वे लोग आते थे जो बड़े आदमी होते थे, बड़े आदमी का मतलब जिनके पास बड़े बड़े मकान आते थे।
और पूर्वी टीले में वे लोग आते थे जो व्यापारी वगैरह, कृषि वगैरह से किसान वगैरह हुआ करते थे, वे लोग पूर्वी टीले में बढ़ते थे। इनकी मंजिलें छोटी छोटी होती थी, इनकी मंजिलें जो होती थी बड़ी बड़ी मंजिलें हुआ करती थी। तो आगे ऐसे समझते हैं कि ये नामकरण से आपसे याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक है। गर्मी भाई बहुत है। आइए देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, यानी हड़प्पा सभ्यता जो हमारी है या सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विकसित हुई है, इसको देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार है। तो ये आपका पूर्वी एरिया में आपका एक स्थान है आलमगीरपुर, और आलमगीरपुर है कहाँ, तो उत्तर प्रदेश में है। और ये किस नदी के किनारे आपसे पूछा जाए तो नदी कौन सी है, तो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। ऐसे ही आपके पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में एक स्थान है सुतकांडेगोर। सुतकांडेगोर आपसे अगर पूछा जाए तो किस नदी के किनारे है, तो नदी आपका कौन सी है, दास्क नदी है। और ये कहाँ है सुतकांडेगोर, तो आप जानते रहिए बलूचिस्तान में है। बलूचिस्तान यानी पाकिस्तान में है। ऐसे ही आपका उत्तरी एरिया को अगर हम देखते हैं तो उत्तरी एरिया में एक स्थान है मांडा, और ये मांडा कहाँ है, तो जम्मू और कश्मीर में है। और यहाँ पे एक नदी बहती है जिसका नाम क्या है, चिनाब नदी। ऐसे ही दक्षिणतम भाग को देखते हैं तो दक्षिणतम में एक स्थान है दैमाबाद, और दैमाबाद है कहाँ, तो आप जानते रहिए महाराष्ट्र में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप जानते रहिए प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है, प्रवरा नदी। कहीं कहीं आपका गोदावरी नदी भी देता है, तो अगर आपके गोदावरी नदी मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं, प्रवरा ऑप्शन में होगा तो आपको क्या मारना है, प्रवरा नदी। ऐसे ही आगे हम लोग देखते हैं, ये आपका हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था जो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। पूर्वी एरिया क्या है, पश्चिमी एरिया क्या है, उत्तरी एरिया क्या है और दक्षिणी एरिया क्या है। ऐसे ही आगे हम लोग देखते हैं आगे देखते हैं हम लोग नगर विन्यास की पद्धति, यानी नगर को दो भागों में अभी आपको मैंने बताया था, नगर विन्यास पद्धति। तो आप जानते रहिए कि नगरों को दो भागों में बांटा गया था। पश्चिमी टीला या पश्चिमी दुर्ग और पूर्वी टीला या पूर्वी दुर्ग में। पश्चिमी दुर्ग में आप अगर जानते रहिए तो यहाँ पर कौन रहते थे, तो पुरोहित वर्ग रहते थे। पुरोहित का मतलब बड़े बड़े लोग, उच्च घराने के लोग रहते थे। और पूर्वी टीले में आपके व्यापारी लोग आते थे, कृषि वर्ग वाले आते थे, शिल्प वाले आते थे। ये निम्न वर्ग के लोग जो होते थे वे आपके पूर्वी टीले में निवास करते थे। यानी यह जो टीला होता था, यह जो दुर्ग होता था वह छोटा होता था, और यह क्या होते थे, बड़े होते थे और कई मंजिले के भी हो सकते थे। अब यहाँ से आपके फैक्ट क्या पूछे जाएंगे उस पर हम लोग बात करते हैं। तो एक आप जानते रहिए अपवाद। अपवाद आपसे पूछे जाते रहते हैं, तो अपवाद में दो स्थलों को याद रखिएगा। एक आपका है धौलावीरा और दूसरा आपका है
चन्हू दड़ो। दो स्थलों को याद रखिएगा। धौलावीरा में क्या खास बात है तो आप जानते रहिए, सारे नगर दो भागों में बटे हुए थे, परंतु धौलावीरा कितने नगर में बटा हुआ था? 3 नगर में बटा हुआ था। यानी नगर को ये जो 2 भागों में सब बटे हुए थे, ये 3 भागों में बटा हुआ था। और इसको अगर बात करें चन्हू दड़ों को, तो चन्हू दड़ों में कोई दुर्ग ही नहीं था, इसको किसी दुर्ग में नहीं बांटा गया है। तो ये आप 2 फैक्ट आप यहाँ से जरूर याद करिएगा। एक धौलावीरा जो इसका कितने नगर को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। और चन्हू दड़ों को आप याद रखिएगा, चन्हू दड़ा में कोई दुर्गीकृत किया ही नहीं गया था, अर्थात इसमें कोई दुर्ग था ही नहीं। ये आपके 2 फैक्ट ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए ऐसे ही देखते हैं कुछ और तथ्यों को। आइए ऐसे देखते हैं वास्तुकला को। तो वास्तुकला क्या होती है, सबसे पहले इसको देखते हैं। यानी भवन निर्माण के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वास्तुकला कहा जाता है। और दुनिया में सबसे पहला ऐसा सभ्यता जिसने क्या किया, अपने भवन का निर्माण किया, वो कौन सी सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता है। आइए जानते हैं कि वहां के भवन कैसे बनते थे। तो आप जानते रहिए कि भवन वहां पर आपके पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। ऐसे बनते थे पक्की ईंटों से। और यहां से पक्की ईंटों के साथ साथ ये क्या होते थे कि यहां से बगल से सड़कें लगी होती थी। और ये सड़कें क्या करती थी? पूरे समकोण पर काटी जाती थी। तो सड़कें कैसे कटती थी? समकोण पर। जैसे आपके यहाँ क्या होता है? चौराहा होता है। और इन्हीं के साथ साथ जो सड़कें लगी होती थी, सड़कों में क्या होती थी? नालियां बना दी जाती थी, नालियां। और ये नालियां करती क्या? इन्हीं नालियों के सहारे धीरे धीरे पानी बाहर निकल जाता था। अब बात यहाँ से कुछ एग्जाम व्यू के दृष्टि से देखते हैं, तो पक्की ईंटों के साथ साथ जो घर बनाए जाते थे उसमें कुछ स्नानागार भी बनाए जाते थे विशेष रूप से। और वो स्नानागार आपके मिले कहाँ से हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हुए। अभी मोहनजोदड़ो को मैं स्पेशली बताऊंगा। अभी फिलहाल आप जानते रहिए कि मोहनजोदड़ो से आपका क्या मिला है? विशाल स्नानागार। विशाल आपके क्या है? स्नानागार। यानी स्नान के लिए आपके ये सबसे ज्यादा पब्लिक होता था, पब्लिक ही होता था। कुछ लोग अपने स्वयं के लिए भी बनवाते थे। और दूसरी चीज आप जानते रहिए, यहाँ से एक चीज और मिला है, विशाल स्नानागार के साथ साथ विशाल अन्नागार भी मिला। अन्नागार का मतलब होता है जहाँ पर अन्न रखे जाते थे। अन्न रखने का स्थान क्या कहलाता था? अन्नागार। और स्नान जहाँ किए जाते सार्वजनिक रूप से, जैसे आप जानते हैं तालाब में लोग स्नान करने जाते हैं, वैसे ही क्या होता है मोहनजोदड़ो में स्पेशली बनाए गए थे, जो विश्व का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? स्थल माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा आपसे पूछा जाए तो सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। और इससे ये साबित होता है कि क्योंकि जलधाराएं आप जानते हैं कि स्नानागार के आसपास में क्या होती थी? 4-5 की तरफ, जैसे मान लो ये कोई तालाब बना हुआ है, तालाब के इधर के साइड में सीढ़ियां निकली होती थी, इधर की साइड में सीढ़ियां, आने जाने के लिए सीढ़ियां होती थी। और बगल से जल के रास्ते निकलने के रास्ते भी हुआ करते थे। और जल धीरे धीरे इस रास्ते से जो गंदा पानी होता था निकल करके कहाँ चला जाता था? तालाबों में चला जाता था। और उसे सिंचाई वगैरह के लिए यूज कर लिया जाता था। आइए हमको कृषि को देखते हैं। कृषि तो आप जानते रहिए
कि हड़प्पा सभ्यता वाले चावल से पूर्णतः परिचित थे और चावल के साक्ष्य भी हमारे कहाँ मिले हैं, दो स्थलों से। एक आपका है लोथल और दूसरा आपका है रंगपुर। लोथल और रंगपुर से चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं। अगर आपसे धान की भूसी कहा जाए तो धान की भूसी भी कहाँ से मिली हुई है, रंगपुर से मिली हुई है। ऐसे आप जानते रहिए कि हड़प्पा सभ्यता वाले कपास की भी खेती किया करते थे और कपास की खेती करने वाले विश्व के पहले ऐसी सभ्यता है या विश्व के पहले ऐसे लोग हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग, जिन्होंने क्या किया है, कपास की खेती किया है। और ये कपास की खेती किस नदी के किनारे होती थी, सिंधु नदी के किनारे, इसीलिए मेसोपोटामिया वाले इसको सिंडन के नाम से जानते हैं। आगे ऐसे हम लोग जानते हैं कि क्योंकि खेती होती थी तो खेती में लोगों को क्या होती थी, बैलगाड़ी जैसे आवश्यकता पड़ती थी, तो बैलगाड़ी की भी आवश्यकता पड़ी और साथ ही साथ खेत को जोतने के लिए हल की आवश्यकता पड़ी। तो इसीलिए आपके एक स्थान है, याद रखिएगा, कालीबंगन, और कालीबंगन से आपकी क्या मिली है, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपसे ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कालीबंगन से क्या जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं, तो किससे मिला हुआ है, कालीबंगन से। और यहाँ से एक क्वेश्चन और आप याद रखिएगा, एक स्थान है बनावली, बनावली से आपका क्या मिला हुआ है, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए यहाँ कृषि से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आइए ऐसे कुछ और क्षेत्रों पे बात करते हैं। पशुपालन की बात करते हैं। तो पशुपालन में आप जानते रहिए कि हड़प्पा सभ्यता वाले हाथी तथा घोड़े से परिचित थे। स्थान है सुरकोटदा, सुरकोटदा है, ये कहाँ है, तो आप जानते रहिए कच्छ के गुजरात में है। और ये सुरकोटदा से घोड़े के अस्थियां प्राप्त हुई हैं, घोड़े की क्या प्राप्त हुई है, अस्थियां प्राप्त हुई हैं। ये पशुपालन में आप जानते रहिएगा। बाकी आप जानते रहिए कि पशुपति की जो मूर्ति है, पशुपति की मूर्ति में भी आपके अगर मूर्ति की बात करें तो पशुपति की मूर्ति थोड़ा सा इसके बारे में आप जानते रहिए। पशुपति की मूर्ति आपके बैठाए हुए हैं, एक व्यक्ति है बैठाया गया है, उसके सिर पे क्या है, सींग लगे हुए हैं, बाहें ऐसे फैलाया हुआ है, पूरे बाहों में चूड़ियां भरी पड़ी हुई हैं। और साथ ही साथ उसके दाहिने हाथ पर, यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, दाएं हाथ की तरफ आपके हाथी तथा बाघ को दर्शाया गया है। याद रखने, बाघ मिला हुआ लेकिन शेर नहीं मिले, शेर के साक्ष्य कहीं भी हड़प्पा सभ्यता में नहीं मिलते हैं। और ऐसे ही बाएं हाथ की तरफ आपका मिला हुआ है गैंडा और भैंसा को दर्शाया गया है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए आगे ऐसे देखते हैं हम लोग। आइए धर्म की बात करते हैं। तो धर्म के बारे में आप जानते रहिए, हड़प्पा सभ्यता में कोई धर्म नहीं था, परंतु यहाँ पे मूर्तियों के साक्ष्य अवश्य मिलते हैं। तो मूर्तियां बनाई जाती थी परंतु मंदिर के साक्ष्य नहीं मिलते। मूर्तियों में आप जानते रहिए दो तरीके की मूर्ति मिली हुई है, एक आपकी मातृ देवी की मूर्ति और दूसरा आपके पशुपति की मूर्ति। पशुपति और मातृ देवी की मूर्ति, तो आप जानते रहिए मातृ देवी की जो मूर्ति है और पशु देवी की जो मूर्ति है,
मातृ देवी को माना गया उर्वरा की देवी, उर्वरता की देवी कहा जाता है इनको। इसीलिए यहीं से कहीं ना कहीं जोड़ करके बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी, मातृसत्तात्मक सत्ता थी, मातृसत्तात्मक थी। आगे ऐसे हम लोग देखते हैं लिपि के बारे में कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो आप लिपि के बारे में जानते रहिएगा कि लिपि इसकी थी आपकी चित्रात्मक थी। कैसी थी? चित्रात्मक लिपि हुआ करती थी। जनरली आपसे कहा जाता है कि ये दाईं से बाईं लिखी जाती थी, दाईं से बाईं लिखी जाती थी। आगे आप हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशली स्थलों को जो आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। आइए एक स्थल के बारे में देखते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो, इसका अर्थ होता है, आप जानते रहिए, प्रेतों का टीला। प्रेतों का टीला। सबसे पहले इसके बारे में जानते रहिए, इसकी खोज सन 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। खोजकर्ता आप जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपके इम्पोर्टेंट है। राखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। यहाँ से आप जानते रहिए मलेरिया के साक्ष्य मिले हुए हैं, आपसे पूछा भी जा सकता है, मलेरिया के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ से एक आपका इम्पोर्टेंट तथ्य है कि कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई, कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली हुई। और एक तथ्य आप जानते रहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे बड़ा स्थल, सबसे बड़ा स्थल, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो आप जानते रहिए सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो। आइए ऐसे कुछ स्थलों की बात और करते हैं। एक स्थल है रोपड़, कहाँ स्थित है? पंजाब में। किस नदी के किनारे है? तो आप जानते रहिए सतलज नदी के किनारे स्थित है। और रोपड़ से आप जानते रहिए कि मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है, मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य मिलता है। ऐसे ही आगे कुछ स्थलों को हम लोग देखते हैं। ये सब आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे भी गए हैं, तो संभवतः आपके पेट के एग्जाम में भी ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं कुछ और स्थलों को। आइए एक स्थल लोथल के बारे में हम लोग समझते हैं। लोथल, लोथल के बारे में आप जानते रहिए ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। किस नदी के किनारे स्थित है? तो जानते रहिए भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसे आप जानते रहिए कि लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो के नाम से जानते हैं। इसके बारे में एक साक्ष्य आप जानते रहिए कि यहां से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हुए। गोदीवाड़ा का मतलब होता है बंदरगाह, यानी बंदरगाह का साक्ष्य मिला हुआ है। एक आपके इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ से और हो सकते हैं कि सती प्रथा का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। एक ऐसा स्थल जहाँ से सती प्रथा का साक्ष्य मिलता है। आइए ऐसे कुछ स्थलों को और हम लोग देखते हैं। एक स्थल है कालीबंगन, एक
कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? तो आप जानते रहे राजस्थान में स्थित है। याद रखिएगा इसमें यहाँ से आपके जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आपको मैंने पहले भी बताया है, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। और साथ ही साथ आप जानते रहिए इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ी, काले रंग की चूड़ी। जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और यहां से एक फैक्ट और आप याद रखिएगा, यहां से भूकंप के भी साक्ष्य मिलते हैं, भूकंप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आइए ऐसे कुछ स्थलों को और देखते हैं। एक स्थल है बनावली। बनावली आप जानते रहिए कहाँ स्थित है? हरियाणा में। किस नदी के किनारे स्थित है? तो आप जानते रहिए सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। यहां से साक्ष्य क्या प्राप्त हुए हैं? तो आप जानते रहिए यहां से अग्निवेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, अग्निवेदिका के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके पहले भी आपको मैंने इसके बारे में एक पॉइंट बता रखा है कि यहां से मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। ऐसे आपके कुछ स्थल थे जिनसे आपसे विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछे भी गए हैं, तो संभवतः आपके पेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ से एक पॉइंट आप याद रखिएगा, एक व्यक्ति हैं स्टुअर्ट पिगनट महोदय, स्टुअर्ट पिगनट महोदय, उन्होंने हड़प्पा और प्लस मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, एक जोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा है। किस नाम से बताया है? जुड़वा राजधानी के नाम से। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में आपको वैदिक युग के साथ। जय हिंद।